नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 16वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है सांची। सांची इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, यह जो पाठ है वह साहित्य की डायरी इस विधा से ली गई है। डायरी इस विधा से लेने का तात्पर्य इस पाठ्य पुस्तक में केवल मात्र यह है कि विद्यार्थियों को डायरी इस साहित्य विधा का परिचय हो जाए। अब डायरी में क्या किया जाता है, जैसे कि हम हमारा दिन क्रम जो होते हैं, हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, यह एक लिखित रूप में लिखा जाता है। इसे हम डेली रूप में हर रोज इसको लिखते हैं। यह आत्मकथनात्मक साहित्य की निबंध विषय की जो शैली है, उसका ही हम प्रारूप मान सकते हैं। चलिए तो बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम सांची इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और डायरी इस साहित्य विधा का सामान्य परिचय भी हासिल करेंगे। चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। सांची। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है सांची। यह एक संकलित पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया। अब सांची यह एक स्तूप है। आप कहेंगे स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है कि बौद्धों के अवशेष चिन्हों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई एक गुंबदनुमा रचना। इस गुंबदनुमा रचना को ही हम सांची कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुंबद का अर्थ क्या होता है? कि ऐसी इमारत जो अर्धगोलाकार होती है, उसका जो शिखर होता है वो अर्धगोलाकार होता है, उसे हम गुंबद कहते हैं। और सांची का अर्थ स्तूप है। स्तूप का अर्थ मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म के जो अवशेष चिन्ह है, उसे सुरक्षित रखने का जो स्थान है, उसे भी हम सांची या स्तूप कहेंगे। अब ये जो सांची है वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रायसेन जिले में स्थित है। इस पाठ में जैसे कि हम हमारा दिनक्रम लिखते हैं डायरी के माध्यम से, वैसे ही एक बच्चे ने इस पाठ में अपने डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर दिए गए हैं और उन पन्नों में उसने अपने अनुभव को लिखा है कि सांची जब वो स्कूल कक्षा के द्वारा, स्कूल पाठशाला के द्वारा जब वो लोग घूमने के लिए गए थे, पिकनिक आयोजित की गई थी उनकी सांची, तब उसने क्या क्या वहां पर देखा, क्या क्या अनुभव किया, यह सब अनुभव उसने इस पाठ में लिखा है, इस डायरी विधा में लिखा है। तो इस पाठ के द्वारा हमें सांची इस स्तूप का परिचय भी या उसका जानकारी भी हमें प्राप्त होने वाली। चलिए अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखिए, पाठ के शुरुआत में हम देखते हैं कि आपके एक साइड में समय लिखा है और दूसरे साइड में ग्वालियर और दिनांक लिखा है। तो जैसे ही हम जब भी दिनक्रम हमारा लिखते हैं या फिर डायरी हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम हर रोज की दिनांक वहां पर लिखते हैं। अब देखिए, ये जो डायरी लिखी है वो किसने लिखी है? ये हर्षित नामक एक बच्चे ने लिखा है, विद्यार्थी ने लिखा है। आप कहेंगे कहाँ, आपको कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पर उसने जिस दिन लिखा है उसके अंत में अपना नाम लिखा है, हर्षित। अब देखिए यहाँ पर उसने हर एक पन्ने को हम नहीं, कभी कभी बच्चों को हर रोज एक नया पन्ना उपयोग में लाने की आदत होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पन्ने पर अगर उस दिन का दिनक्रम आधे पेज में ही हो जाता है तो नीचे से एक दो लाइन छोड़ के वह अगला दिनक्रम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हर्षित ने भी वैसा किया है। अब देखिए यहाँ पर उसने स्थान लिखा है ग्वालियर, ग्वालियर का वो रहने वाला है। और कौन से तारीख लिखा है? 8/10/2007। तो उसने कौन सी दिन यह अपना अनुभव लिखा है डायरी में, तो यह यहाँ पर पता चल रहा है। और समय लिखा है उसने रात्रि 9 बजे। तो अब वो देखिए, वो सुबह से रात्रि सोने से पहले जो उसने जो भी अनुभव किया है, अच्छा बुरा, वो सारा अनुभव उसने लिया है। रात के 9 बजे उसने यह डायरी में अपना अनुभव 8 तारीख को लिखा है 2007 का। अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। हम लोग अर्थात यहाँ पर हर्षित नाम है उस विद्यार्थी का, और वो कल
अपने स्कूल के विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ स्कूल के द्वारा आयोजन किया गया है। सैर जारी है, पिकनिक हम जिसे कहते हैं। आप लोगों के स्कूलों में, पाठशाला में भी इस प्रकार की शैक्षणिक जो पिकनिक होती है, सैर होती है, वो आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर भी देखो, अब इसी पिकनिक, शैक्षणिक पिकनिक आयोजित करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि उसके द्वारा बच्चों को जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होने के लिए यह इस प्रकार से ऐतिहासिक या शैक्षणिक पिकनिक या सैर का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो बच्चा जो बता रहा है, छात्र जो बता रहा है, तो उनके स्कूल के द्वारा सांची के लिए, सांची स्तूप देखने के लिए सारे लोग जाने वाले थे पिकनिक के रूप में। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। अब देखिए, अब किस दिन लिखा गया है? 8 तारीख को। तो कब जाने वाले, कौन से दूसरे दिन, मतलब कल, मतलब दूसरा दिन। तो 8 तारीख को उसने लिखा है, तो ये पिकनिक कब जाने वाले हैं? 9 तारीख को। हाँ, कक्षा में आज गुरुजी ने बताया कि सांची अपने बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए, 8 तारीख को शिक्षक ने विद्यार्थियों को, छात्रों को बताया है कि सांची, यह जो स्तूप है, यह बौद्ध स्तूप के लिए सारे संसार में जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात बहुत ही विख्यात है। यह बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों, चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म है। अब देखिए, ये जो बौद्ध धर्म है वो केवल भारत देश तक ही सीमित नहीं है, तो यह बौद्ध धर्म अनेक देशों में प्रमुख रूप में माना जाता है। आपको एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, बौद्ध धर्म भारत के अलावा संसार के अनेक देशों अर्थात चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और कंबोडिया आदि देशों का प्रमुख धर्म के रूप में माना जाता है। सांची का बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर के रूप में से एक है। अब देखिए, धरोहर, धरोहर का अर्थ हम क्या लेंगे कि वह बहुत ही अमानत के रूप में माना जाता है। जैसे कि देखो, हमारे वास्तु जो है, ऐतिहासिक जो वास्तु है, हमारे किले हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, या फिर हम उस समय में बनाए गए जो धार्मिक मंदिर है, मस्जिद है, उसे भी हम धरोहर कह सकते हैं। तो धरोहर का अर्थ क्या होता है? अमानत। तो सांची जो है बौद्ध स्तूप का पूरे संसार में एक अमानत के रूप में माना जाता है, ऐतिहासिक विश्व अमानत के रूप में हम उसे जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध थे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, प्रमुख रूप से प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? कौन है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक? तो भगवान गौतम बुद्ध एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। सांची प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो था वह सांची था। आपको रिक्त स्थान के लिए एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है। सांची अपने स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों तथा तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अब तोरण द्वार क्या होता है कि देखो, हम दरवाजे पर जो भी कभी हमारे घर में कुछ उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर के दरवाजे पर तोरण लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आम के पत्तियों के और फूलों के मिलाकर तोरण बनाया जाता है। तो यह एक अच्छी बात होती है। वैसे ही हमारे गांव जो जिस गांव में हम रहते हैं या शहर में रहते होंगे, तो उसके जो प्रमुख द्वार होते हैं वहां पर भी तोरण लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार सांची अपने उसमें देखो बहुत तरह के स्तूप है, विहार है, मंदिर है, स्तंभ है और तोरण द्वार है। तो इन सबके लिए सांची प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य, शुंग तथा सातवाहन राजा द्वारा विभिन्न कालों में हुआ है। अब देखिए, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य के लिए, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि इन सांची में इन अलग अलग स्तूपों की निर्मित कब हुई या कौन से काल में हुई, किसके राजा के द्वारा। तो आपका उसका उत्तर आप लिखेंगे, इस सांची में अनेक स्तूपों की निर्मित, स्तंभों की निर्मित, विहारों की निर्मित ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य काल में, शुंग काल में और सातवाहन काल में अनेक राजाओं के द्वारा किया गया।
सांची में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख है। तो सांची की क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर संक्षिप्त में दी गई है। आगे हम देखते हैं ये सारे जो बातें हैं 8 तारीख को शिक्षक ने विद्यार्थियों को छात्रों को कक्षा में बताई है, थोड़ी जानकारी उनको दी है कि कहाँ पर वो जाने वाले हैं और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। तो सांची की विशेषताएं गुरुजी ने शिक्षक ने विद्यार्थी को संक्षिप्त रूप में दी थी। गुरुजी से सांची के बारे में विस्तार से सुनकर मन में ललक जाग उठी, अर्थात विद्यार्थियों के मन में, छात्रों के मन में जिज्ञासा निर्मित हो गई, एक उत्साह उनके अंदर निर्माण हो गया कि क्या है वो सांची, कब हम उसे देखने जाएंगे। आपके साथ भी होता है ना, जब पिकनिक जाना होता है तो पहले 2-3 दिन से आप बहुत सारे उत्सुक हो जाते हैं। तो वैसे ही गुरुजी ने जब छात्रों को, विद्यार्थियों को कक्षा में सांची के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो बच्चों के मन में इच्छा जागृत हो गई कि कब हम वहां पर जाएंगे। मन में ललक जाग उठी कि कब हम सांची पहुंचे और प्रत्यक्ष सांची के दर्शन करें। गुरुजी ने समझाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। अब बच्चों को समझाने के लिए गुरुजी ने क्या किया, कक्षा में जो नक्शा होता है वो मंगवाया मध्य प्रदेश का, और उसमें सांची कहाँ पर है वो सारे उन्हें नक्शा के द्वारा बताया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से जिले में सांची आता है, तो रायसेन या रिक्त स्थान के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। इसके निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन विदिशा है जो सांची से कुछ ही दूरी पर है। अब देखिए वहां पर अगर अलग अलग स्थानों से निकलते तो अलग अलग स्थानों से सांची तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर उसके निकट जो रेलवे स्टेशन है सुविधाजनक, वो रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है विदिशा, जो सांची से कुछ अंतर पर ही है। सांची भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम मध्य रेल मंडल में झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो सांची का रेलवे स्टेशन से अगर आपको जाना है तो कैसे जाना है, यह मध्य प्रदेश के नक्शा के द्वारा भी शिक्षक विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। सड़क मार्ग से यह विदिशा, अगर देखो रेलवे से जाना होगा तो इस मार्ग से जाना होता है। पश्चिम मध्य रेल मंडल में झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। और अगर सड़क मार्ग से जाना है तो विदिशा रायसेन, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। हम लोगों का अगला कार्यक्रम कल ट्रेन द्वारा विदिशा पहुंचने का था। तो ये सारे बच्चे कक्षा स्कूल से या पाठशाला से ये जो पिकनिक जाने वाले थे, शिक्षक लेकर जाने वाले थे, वो लोग दूसरे दिन अर्थात 9 तारीख को ट्रेन के द्वारा सांची पहुंचने वाले थे। अब यहाँ उस दिन का 8 तारीख का उसने डायरी में जो दिनक्रम था वो लिखा है और नीचे उसका नाम लिखा है हर्षित। अब इसने नीचे दूसरे दिन का दिनक्रम लिखा है। तो वहां पर देखो पहले उसने क्या लिखा है, सांची। अब पहले वो कहाँ पर था, देखो पहले उसने ग्वालियर में जो था उस दिन का उसने ग्वालियर का अनुभव लिखा है। अब दूसरे दिन जब वो 9 तारीख को सांची गए थे तो इसलिए उसने सांची वहां पर लिखा है और उस दिन का तारीख लिखा है, दिनांक लिखा है 9/10/2007 और समय लिखा है रात्रि को उसने रात के 9:15 पर अपना यह दिनक्रम अपने डायरी में लिखा है। हम लोग आज दोपहर बाद लगभग 4 बजे सांची पहुंचे थे। अब देखिए सुबह जल्दी निकले थे और उन्हें पहुंचने में 4 बज गए थे। ग्वालियर से विदिशा तक ट्रेन द्वारा और विदिशा से बस में बैठकर सांची तक का सफर पूरा किया। तो अब देखिए वो ग्वालियर से विदिशा तक ट्रेन से आए थे और विदिशा से सांची तक उन्होंने बस में बैठकर अपना सफर, अपना यात्रा या अपना प्रवास शुरू किया था या अपने यात्रा या प्रवास उन्होंने किया हुआ था। यहाँ हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह में रुके। तो वहां पर जाकर वो जो पर्यटक विभाग के जो विशिष्ट स्थान होते हैं, विशिष्ट आवास गृह होते, वहां पर सारे विद्यार्थी रुके हुए थे। तो बच्चों, हर्षित द्वारा सांची का वर्णन पढ़कर आपके मन में भी उत्सुकता जागृत हो गई ना कि आप भी वास्तव में कब सांची जाएंगे और कब उसको देखेंगे। आगे भी इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसके अगले